Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain the second poem from Flamingo, and the name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. This poem describes the social inequalities which are prevailing in the society. यह कविता जो है सामाजिक असमानताओं का वर्णन करती है. इनइक्वालिटीज, असमानताएं जो समाज में प्रिवेल करती हैं, प्रचलित हैं. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल. तो इस कविता में जो पोइट है वो एलिमेंट्री स्कूल के उन बच्चों की स्थिति का वर्णन करता है जो कि सिचुएटेड है, विच इज़ सिचुएटेड इन अ स्लम एरिया, जो कि स्लम एरिया में सिचुएटेड है वो स्कूल. द पोइट वॉन्ट्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ एवरी वन टूवर्ड्स दीज किड्स. कवि इन बच्चों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव, ताकि उनकी जो जीवन है, उनका जीवन जो है वो उसको बेहतर बनाया जा सके. एंड दे मे गेट ट्रेन टू बिकम गुड सिटीजन्स रादर देन क्रिमिनल्स. और वे अपराधियों की बजाय अच्छे नागरिक बनने के लिए ट्रेंड किए जा सकें. अगर हम बात करें राइम स्कीम की, तो यह फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. सो इट डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम. So let us start with poem. Far, far from gusty waves, these children's faces. Gusty means stormy. पहली ही लाइन में बच्चों के चेहरों के बारे में, मतलब उनकी दयनीय दशा के बारे में बताया गया है. बच्चों की लाइफ जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट का शार्प कंट्रास्ट है. द पोइट सेज दैट द चिल्ड्रंस आर फार फार अवे फ्रॉम लैप्स ऑफ नेचर. लैप ऑफ नेचर, तो वो जो कवि मतलब जो बच्चे हैं वो बहुत दूर हैं फ्रॉम द इन्जॉयमेंट ऑफ नेचर. मीन्स देयर लाइफ जो है इज़ टोटली होपलेस. उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से होपलेस ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर रही हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. रूटलेस वीड्स अनवांटेड और यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स. टॉर्न राउंड मीन्स स्कैटर्ड, बिखरे हुए. पैलर, पैलर का मतलब होता है पेल फेस, अनहेल्दी या पेल अपीयरेंस भी कहा जा सकता है. तो यहाँ पे बच्चों के जो पीले चेहरों पर जो अनकैम्प्ड हेयर हैं, जो बिखरे हुए बाल हैं, उनका जो कंपैरिजन है वो रूटलेस बीड्स के साथ किया गया है, मतलब जो यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स हैं उनके साथ किया गया है. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. वेट डाउन मतलब डिप्रेस्ड ड्यू टू मे बी बर्डन. उन बच्चों में से एक लंबी लड़की है जो कि अपनी अनवांटेड लाइफ के बर्डन के कारण सर झुका के बैठी है. द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइज. और एक कागज़ की तरह पतला लड़का है जिसकी आंखें चूहे की आंखों की तरह बहुत छोटी छोटी आँखें हैं. द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. स्टंटेड मीन्स होता है एबनॉर्मल ग्रोथ. तो जो अनलकी एयर, वो अनलकी एयर क्यों कहा गया है? तो अनलकी एयर इसलिए कहा गया है कि वो उत्तराधिकारी है अपने पिता का. अनलकी क्यों? क्योंकि रिसाइडिंग ए फादर्स नाल्ड डिजीज. नाल्ड होता है नॉटेड, गांठदार. तो यहाँ पर वो अपने पिता की गठिए की बीमारी का उत्तराधिकारी है, मतलब उसको अपने पिता की संपत्ति के रूप में कोई धन दौलत नहीं मिली, बल्कि उसे क्या मिला है? अपने पिता की जो नाल डिजीज़ है वो मिली है, जो गठिए की बीमारी है वो उसको संपत्ति के रूप में मिली है. मीन्स कि ही हैज़ डिफॉर्म्ड एंड ट्विस्टेड बॉडी. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. वह अपने डेस्क से अपना लेसन रिसाइट कर रहा है, पढ़ रहा है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree rooms other than this. फिर जो पोइट है वो हमारा ध्यान कहाँ ले जाता है? वो एक बहुत दूर अंधेरे कोने में एक बच्चे की तरफ ले जाता है जो कि अननोटिस्ड ही बैठा हुआ है, जो कि स्वीट है, यंग है, जिसकी आंखों में गिलहरियों की गेम जो है, स्क्विरल्स गेम है, वो दिखाई दे रही है. पेड़ों या इन ट्री रूम्स के बारे में. हिज आइज लिव इन ए ड्रीम. उसकी आंखों में जो सपना है वो किस चीज़ का है? वो स्क्विरल्स गेम का है, ट्री रूम्स का है, और इसी तरह से कुछ और सपने हैं. तो ये कहा जा सकता है कि जो क्लासरूम की डलनेस है ना, उसने अभी तक उस लड़के की जो इमेजिनेशन की पावर को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है. वो एक डिम क्लास में, एक अंधेरी क्लास में बैठकर भी उसकी आंखों में स्क्विरल्स गेम के, ट्री रूम्स के सपने जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. On sour cream walls, donation.
सोर क्रीम वॉल, यहाँ पे मध्यम क्रीम रंग की जो दीवारें हैं, तो ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन, मध्यम पड़ी क्रीम रंग की दीवारों पर डोनेशन, डोनेशन मतलब दान देने वाले लोगों की सूची है। ये कह सकते हैं कि दीज वॉल्स आर नॉट क्लीन, दे हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो शेक्सपियर्स हेड, अब जो उसकी दीवारों पर जो लगा हुआ है कुछ, वो क्या क्या है उसमें, एक तो बात डोनेशन की गई है कि जो दान देने वाले लोगों की सूची है। उसके बाद शेक्सपियर्स हेड, अब शेक्सपियर के हेड का मतलब ये नहीं कि शेक्सपियर का सिर लगा दिया गया है वहाँ पे, बल्कि इसका मतलब है कि शेक्सपियर के सर की जो तस्वीर दीवार पर डेकोरेशन के लिए लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन होता है डे ब्रेक, सुबह का समय, तो जो मॉर्निंग है वो क्लाउडलेस है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड डोम, अब सिविलाइज्ड डोम क्या है यहाँ पर, डोम तो आपको पता ही है कि गुबंद को बोला जाता है, सिविलाइज होता है सभ्य, तो संबंध जो सभ्य गुबंद है वो राइडिंग ऑल सिटीज, तो क्या है वो शहर, सारे शहरों की यात्रा उसने की है। अब क्या है वो सभ्य गुबंद क्या है, सिविलाइज्ड डोम का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सुबह के समय जो सूरज है उसकी जो शेप होती है वो सेमी कलर होती है, जैसे कि कोई डोम, किसी गुबंद की शेप। तो वो जो सूर्य है एक गुंबद की शेप लिए हुए, वो सभी शहरों का जो है सभी शहरों की यात्रा करके आया है, राइडिंग करके आया है, भ्रमण करके आया है। तो इसलिए उसको ये बोला गया है कि जो सभ्य गुंबद है उसने सभी शहरों की यात्रा कर लिया, कि मतलब वो सुबह फिर से उदय हो चुका है, सूर्य जो है सुबह सुबह उदय हो चुका है। बेल्ड फ्लोरी टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली क्या होता है, ये एक घाटी का नाम है टायरोलीज वैली। तो इसके अलावा उन्होंने अच्छा बेल्ट, बेल्ट का मतलब क्या है, विद बेल्स अटैच्ड। तो उसके अलावा उसमें सबसे पहले तो उसने बताया कि डोनेशन है, फिर उसके बाद बताया कि शेक्सपियर सेड, उसके बाद उसने बताया कि एक सिविलाइज्ड रोम राइडिंग ऑल सिटीज, उसकी एक मतलब पिक्चर बनी हुई है। तो बेल्ड फ्लोरी टायरोलीज वैली, तो इसके अलावा फूलों वाली जो टायरोलीज वैली है उसकी पिक्चर वहाँ पे है। परंतु अगर देखा जाए तो इन सभी चीज़ों का तो स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए कोई महत्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इन बच्चों को शेक्सपियर की विजडम का कोई बेनिफिट होने वाला है, और ना ही टायरोलिस वैली के जो सिनिक प्लेजर को ये एडमायर करने का अवसर इनको मिलने वाला है। तो इसलिए जो स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए इन सभी चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है, दे आर यूजलेस फॉर देम, ये उनके लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती। अच्छा, उसके बाद और क्या है उसके बीच में, ओपन हैंडेड मैप, अच्छा एक बिना स्केल के बनाया गया मैप भी है, उस दीवार पर टंगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन इन बच्चों के लिए जो दुनिया का नक्शा है ना वो क्या है, वो इरेलीवेंट है। क्यों? क्योंकि वो जिन झुग्गियों में रहते हैं वह नक्शे में दिखाए गए संसार से अलग हैं। उनकी दुनिया केवल वही है जो वे क्लास की खिड़की के बाहर देखते हैं। अब क्लास की खिड़की के बाहर क्या दिखने वाला है उनको, वो है सिर्फ और सिर्फ उनकी गंदी बस्तियाँ, झुग्गी झोंपड़ियाँ, मीन्स स्लम। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनका भविष्य अंधकार से भरा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, लीड स्काई होता है डल लुकिंग स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स और वर्ड्स, तो एक पतली सी गली जो डल लुकिंग स्काई से ढकी हुई है और जो नदियों, चोटियों और इवन तारों से, स्टार्स से बहुत दूर है। तो यहाँ पर जो बच्चों के भविष्य की जो तुलना है ना वो एक नैरो सड़क से की गई है, एक नैरो मतलब संकीर्ण सड़क से की जाती है यहाँ पे, जिसका अर्थ है कि उनके जो भविष्य का जो डेवलपमेंट है, जो विकास के लिए कोई उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ही उपलब्ध नहीं है। ये बच्चे जो हैं वो नॉलेज और एजुकेशन के जो प्रकाश से बहुत दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, श्योरली मीन्स डेफिनेटली, विग्ड मतलब बैड। तो आगे जो पोएट है वो कहता है कि स्लम में रहने वाले ये बच्चे इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर चुके हैं कि उन्हें हर व्यक्ति ही दुष्ट दिखाई देता है। उनके लिए शेक्सपियर भी एक बुरा व्यक्ति है अथवा बेकार है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर की जो विजडम है और जो लिटरेचर की जो खूबसूरती है वह इन गरीब बच्चों के जीवन में किसी प्रकार का मूल्य नहीं रखती। द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो मैप है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है, वो बुरा उदाहरण है, जिसमें जहाज और सूरज और प्यार ना केवल अनइमेजिनेबल है बल्कि अविश्वसनीय है, बल्कि उन्हें चोरी करने के लिए भी प्रेरणा देते हैं ये चीज़ें। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog
to endless night. Slyly का मतलब होता है secretly, cramped होता है narrow, और holes का मतलब यहाँ पर है घर, holes. और वो जीवन जो उनके तंग बिलों मतलब घरों में धुंध के से कभी ना ख़त्म होने वाली रात में बदल जाते हैं. तो मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं और उन्होंने उन छोटे घरों में ही अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है और एडजस्ट करना सीख भी चुके हैं. उनका जीवन एक जो है वो ना ख़त्म होने वाली रात की ओर जा रहा है, यानी कि जो उनका भविष्य है वो पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ है. On their slag heap, these children were skins peeped through by bonds and spectacles of steel. तो स्लैग का मतलब क्या होता है? यूजलेस और वेस्ट मटेरियल. पीप थ्रू का मतलब होता है बाहर झांकना. और स्पेक्टेकल्स तो आपको पता ही है कि चश्मे को बोला जाता है. तो लास्ट में इन्होंने लिखा है कि विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. तो इन बच्चों के शरीर पर पतली सी त्वचा है, ठीक है नहीं. तो उन्होंने उन्होंने कहा वियर स्किन पीप थ्रू, मतलब उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है जिसमें से हड्डियां जो है वो बाहर झांक रही हैं. मतलब कि ये बच्चे इतने पतले हैं कि उनकी जो त्वचा है उसकी जो पतली परत है, त्वचा की पतली परत कह सकते हैं, उसके माध्यम से कोई भी बड़ी आसानी से इनकी हड्डियों को देख सकता है. एक्चुअली दीज किड्स आर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. तो ये जो है मेल न्यूट्रिशन के मतलब से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खाने के लिए नहीं मिल रहा. और इन्होंने लोहे के फ्रेम व पुराने ग्लास के चश्मे पहने हैं जो ऐसे लगते हैं मानो पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हों. लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हों. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस इज़ फॉगी स्लम. उनका समय और स्थान जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉगी मीन्स डर्टी, वो गंदी बस्तियां ही हैं. सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज वे गैस डूम. ब्लॉट होता है धब्बा, स्टेन. डूम मतलब डिज़ास्टर. तो इनके मतलब ये कहा गया कि उनके जो मैप्स हैं ना, मैप्स में भी जो गंदी बस्तियां जो हैं वो एक विनाश के रूप में ही दर्शाई जानी चाहिए. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो. तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहता है? वो एक्चुअली मतलब जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर या विजिटर है, उनको आने वालों को कह रहा है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वालों, जब तक यह मैप जो है वो बच्चों के लिए खिड़की नहीं बनता, जो मैप वहाँ पे दिखाया गया है. क्योंकि देखो दोनों ही मैप्स डिफरेंट हैं. बच्चों का वास्तविक मैप जो है वो उनका स्लम एरिया है जहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन जो स्कूल की जो क्लासरूम में दिखाया गया है मैप है वो एंटायरली डिफरेंट है. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो मैप है, मैप बच्चों के लिए जब तक खिड़की नहीं बनता, एंड दिस विंडो, और जब तक ये खिड़कियाँ जो हैं दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम. कैटाकॉम इज ग्रेव्स. और जब तक ये खिड़कियाँ उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद करती हैं, तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. तो तोड़ दो इन खिड़कियों को जो इससे पहले कि वो पूरे शहर को ही तोड़ दें. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन्हें हरे भरे खेत दिखाओ. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स. अज्योर है ब्राइट ब्लू कलर होता है. तो एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को सुनहरे रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ. एंड लेट देयर टंग्स, यहाँ पर टंग्स का मतलब है भाषाएं. एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन. और उसने कहा कि हरे और सफ़ेद पेजों वाली जो किताबें हैं उनको उनकी भाषा में लिखो. हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन. इतिहास उन्हीं का होता है. हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उन्हीं का होता है. हुज लैंग्वेज इज द सन, मतलब जिसकी भाषा सूरज की तरह जानदार होती है. तो यह कविता स्लम एरियाज में जो स्कूलों की शिक्षा की स्थिति की आलोचना है. एक्चुअल में सोशल इनजस्टिस को देखकर कवि जो है वो काफ़ी दुखी होता है. यह इस कविता के माध्यम से वह सरकार से, समाज के गरीब और निगलेक्टेड सेक्शन जो हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उनको एक समान अवसर प्रदान करने की उपेक्षा करता है. वो चाहता है कि सभी गरीबों को, निगलेक्टेड सेक्शन को एक समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें. तो अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की. तो
क्या होता क्या है, ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या है? एक्चुअली जो लिटरेरी डिवाइसेस है ना, ये एक क्या होते हैं, टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एक विशेष संरचनाएं होती हैं जो कि आमतौर पे राइटर्स द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो अगर बात करें इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है नहीं, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, टू कन्वे देयर मैसेज इन अ सिंपल मैनर टू देयर रीडर्स, मतलब अपने पाठकों तक सरल तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए। In general, the literary devices are a collection of universal artistic structure. सामान्य तौर पर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो एक कलेक्शन होते हैं यूनिवर्सल आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर की, दैट आर सो टिपिकल ऑफ ऑल वर्क्स ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर के सभी कार्य के लिए टिपिकल यानी विशेष होते हैं, frequently employed by the writers to give meaning and a logical framework to their works through लैंग्वेज। सो जो अक्सर लेखकों या कवियों के काम के लिए अर्थ और लॉजिकल फ्रेमवर्क, या मतलब कि एक तार्किक रूपरेखा प्रदान करते हैं, टू मोटिवेट रीडर्स इमेजिनेशन, टू विजुलाइज द कैरेक्टर्स एंड सीन्स मोर क्लियरली। तो वे पात्रों को, कैरेक्टर्स को और सीन्स को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए रीडर्स की जो इमेजिनेशन है उसको मोटिवेट करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार इस पोएम में भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि रेपिटेशन, नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी शब्द का रिपीट होना, जैसे पहली ही लाइन में फार फार का प्रयोग किया गया है। सेकंड है सिमिली, ये एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना, मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करने को सिमिली कहा जाता है, जो कि आमतौर पर लाइक या एज वर्ड लगाकर किया जाता है। लाइक रूटलेस वीड्स आपके सामने है, अब यहाँ पर लाइक वर्ड लगा हुआ है। चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड्स, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो रूटलेस वीड के साथ कंपेयर किए गए हैं। थर्ड है मेटाफर। मेटाफर का प्रयोग भी सिमिली की तरह ही मतलब जो है सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन करने के लिए ही किया जाता है, परंतु इसमें सिमिली की तरह लाइक या एज वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय का मतलब क्या है कि बॉय इज कंपेयर्ड विद पेपर एज ही सिन, क्योंकि वो बहुत पतला है, तो पतला होने के कारण उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, यहाँ पर पेपर के साथ, पेपर सीमिंग बॉय। हालांकि सिमिली में जो रूटलेस वीड्स स्पष्ट तौर पर लाइक वर्ड लगा दिया गया है, तो सिमिली और मेटाफर दोनों ही कंपैरिजन के लिए किया जाता है। सिमिली जो है एज और लाइक के साथ कंपैरिजन करता है, बल्कि जबकि मेटाफर जो है वो बिना एज और लाइक के कंपैरिजन करता है। फोर्थ है अलिट्रेशन, मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन को अलिट्रेशन कहा जाता है। सेम जो कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के जो शब्द हैं वो कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वो वोवल होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर जो अलिट्रेशन है वो क्या है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन। अब जैसे यहाँ पर श्योरली शेक्सपियर, अब एस श्योरली एस शेक्सपियर, एस यहाँ पर रेपिटेशन वर्ड आ गया ना, रिपीट किया गया ना वर्ड, तो इसको बोला जाता है एलिट्रेशन। फिफ्थ है एसोनेंस, जब दो या अधिक शब्द एक दूसरे के करीब एक ही वॉवल साउंड को दोहराते हैं। और वॉवल साउंड जैसे मैं पहले मैं बता चुका हूँ कि ए ई आई ओ यू ये वॉवल है, तो जो शब्द एक दूसरे के करीब मतलब वॉवल साउंड को दोहराते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत जो होती है वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है। अब ऊपर वाले में तो क्या है कि देखो सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हुई है, लेकिन एसोनेंस में जो शब्द है ना उनकी जो बिगनिंग होगी वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगी, लेकिन उसके बीच में जो है वॉवल वो सेम होते हैं। जैसे आपके सामने है बेल्ड फ्लोरी टावरलीज वैली, तो इसमें देखो बी ई, उसके बाद डबल एल ई, बी उस ई फर्स्ट वर्ड में भी ई है, दूसरे में फ्लोरी उसमें भी ई दिया हुआ है, टावरलीज वर्ड उसमें भी ई है, और वैली में भी ई है, कि वॉवल साउंड को दोहराया गया है, रिपीट किया गया है यहाँ पर। तो ये क्या है, इसको एसोनेंस बोलते हैं। जो सिक्स्थ है वो है एनाफोरा, जब एक ही शब्द को दो अलग अलग लाइंस में प्रयोग किया जाता है, एक ही शब्द को अलग अलग लाइंस में, तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे रन एज्योर, और सेकंड लाइन में उसी के साथ लिखा हुआ था रन निक, तो रन वर्ड को दो लाइंस में कंटिन्यूली
मतलब वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं, इनको एनाफोरा कहलाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं इमेजेस हैं और सिंबल्स का भी प्रयोग किया गया था, जैसे गस्टी वेव, ट्विस्टेड बॉन्ड्स, ये कुछ इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं, तो ये चीज़ें भी पोएम में यूज़ की गई हैं पोइट के द्वारा। सो ट्राई टू फाइंड आउट अदर लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम।